हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग निश्चय बैच के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि लेक्चर 3 में ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दें, लेकिन उस दिन थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए थोड़ा छोटा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था। अब इस 4th लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। यार देखो, जितना मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जितना प्रिसाइजली पढ़ा रहा हूँ, उतनी की ही थ्योरी की ज़रूरत है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा किसी का आज तक नहीं हुआ। हिस्ट्री में तुम अपने किसी सीनियर से पूछ लो, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से क्या होता है। और देखो, कोई भी ऐसा सवाल जो किसी एक्स पर्सन ने या चैतन्य सर ने जो कराया वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई एक्सेप्शन पेपर नहीं पूछे जाते। 40 साल के पेपर उठा के देख लो कितने पूछेगा। मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर ये एक्सेप्शन आए थे। मैं बताऊंगा कि एक्सेप्शन नहीं थे, उनके डिफरेंट रीजंस थे जो तुम्हें पता होने चाहिए थे। और यार, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, कम पढ़ाता तो बच्चे सेलेक्ट कैसे हो रहा होता है कि नहीं। तुम्हें भी सेलेक्ट कराना है और तुमसे तो कुछ चार्ज भी नहीं हो रहा है, तो तुमसे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तुम्हें तो बस ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ और तुम्हें सेलेक्ट करा पाऊँ। और तुम जो कमेंट करोगे कि सर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, यही मेरे लिए बोनस है ना। तो मान लेते हैं कि तुम लोग पढ़ रहे होगे। और यार, थ्योरी के लिए चिक चिक मत करो। मैं तुम चाहोगे तो मैं लिख लिख के पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत समय जाएगा तुम्हारा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, ये होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारा समय बहुत किल होगा। मैं तुम्हारा समय नहीं किल करना चाहता, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा समय किल करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक। मैं लेक्चर की लेंथ को उतना बढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम कहोगे तो मैं एक चैप्टर तुम्हारे हिसाब से पढ़ा दूंगा। बताओ, तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर आप साथ साथ लिखो, फिर देखना लेंथ कितनी होती है। एक एक लेक्चर 3 3 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का, और कम से कम 5 5 7 7 लेक्चर आएंगे एक एक चैप्टर के। बताना, मैं काइनेटिक्स में करके दिखा दूंगा तुम्हें ऐसा। ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को कि सर मेरे को लिखा हुआ मत लाया करो। आप लिखा हुआ लाते हो, उससे स्पीड बढ़ जाती है और टाइम कम लगता है, तो बचता है टाइम हमारा, उससे हमें दिक्कत है। हमें तो टाइम खर्च करना है। कितने लोग सपोर्ट में, कितने लोग अपोज में, दोनों लोग लिखो यार। मैं वोट कराना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊँ। जितना कंटेंट मैं अपनी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से डिलीवर करना चाहता हूँ, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो वो करूँ, या अपनी इन्फॉर्मेशन तो मैं दिखाऊँ कि मेरे को कितना आता है। अगर डिस्प्ले ऑफ नॉलेज ही करना है तो फिर तो मैं मतलब कुछ भी पढ़ा सकता हूँ यार। मास्टर्स हूँ, है ना। यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं इंजीनियर नहीं हूँ बिल्कुल। केमिस्ट्री किसी से भी ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ मैं, इंडिया की बेस्ट जगह से। ठीक। तो अगर नॉलेज डिस्प्ले करनी है तो फिर कभी किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने तुम्हारे में सिलेबस में चैप्टर्स है ना, उतने मैंने कोर्स कर रखे हैं। हर चैप्टर पे 100 नंबर का कोर्स। तो हर चैप्टर के लिए स्पेसिफिक बुक भी बता सकता हूँ तुम्हें। लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं ना यार भाई, मेरे तुम्हें IIT सेलेक्ट होना कि मास्टर्स करना केमिस्ट्री में। तो यार, फोकस करके पढ़ो केवल, है ना। और कम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोगों तक पहुंचाओगे ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। यूट्यूब का पर्पज़ ही यही है कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए ना। नहीं तो बड़े बड़े लेक्चर 4 4 घंटे के तुम देख के अपना समय बर्बाद करोगे। मैं चाहता हूँ 1 घंटे का लेक्चर देखो, 3 घंटे सवाल में लगाओ अपने। और सवाल लगाने के बाद मेरे से लड़ो कि सर ये सवाल आपने छोड़ दिया था। जैसे किसी ने कहा कि सर कि एजियोट्रॉप पे डिस्कशन कम हुआ। अरे यार, एजियोट्रॉप के क्वेश्चन उठा के तो देखो एडवांस में कितने आए। और जो मैंने बात बताई तुम्हें समझ में नहीं आई है, ये बात मैं मान सकता हूँ। तो NCERT वाली क्लास में फिर से एजियोट्रॉप को उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में ना आना एक वैलिड रीज़न है कि सर, तो समझ में ना आना एक वैलिड रीज़न हो सकता है। थोड़ा लाइट फ्लिकर कर रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर कर रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो समझ में ना आना एक वैलिड रीज़न हो सकता है कि सर ये बात समझ नहीं। वो बात मेरे को कमेंट में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि ये बात मेरे को नहीं समझ में, इसे आप दोबारा उठा के दोबारा पॉइंट आउट करो, बताओ मेरे को क्या करना है। मैं वो बात मानता हूँ, ये हो सकता है किसी के साथ भी। लेकिन थ्योरी कम ज़्यादा ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। सिंपल बात है यार, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा किस में। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, मेरे को पता है ना कितना डिलीवर करना है कोर्स। इंडिया के लगभग 5 7 स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ। मेरे को पता है क्या करना है ना। फिरजी में पढ़ाया, बंसल में पढ़ाया, VMC में पढ़ाया, सब जगह पढ़ा चुका हूँ। सब जगह मैंने मतलब टॉप रैंक्स प्रोड्यूस हुई हैं ना मेरे पास से। तो कंटेंट को लेके परेशान मत हो, सवालों को लेके परेशान हो। ज़्यादातर लोग थ्योरी पढ़ के शूडो सेटिस्फैक्शन में जीवित रहते हैं कि मेरे को थ्योरी आनी चाहिए बढ़िया से। ये तरीका ही नहीं है पढ़ने का। ठीक। केवल थ्योरी 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 कर लो, फिर परेशान रहो, सवाल लगेंगे नहीं तुमसे। पिछले साल भी नहीं लगे थे। अगर ड्रॉपर हो तो फिर तुम इस साल भी वही गलती कर लो। हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। जाके मेन्यू बार पे क्लिक करके अपने बैच का नाम सेलेक्ट करके चैप्टर नंबर और लेक्चर नंबर दोनों, और पास वालों को या ड्रॉपर वालों को या 12th वालों को तो सारे ही देखने हैं, 11th और 12th दोनों को। 11th वालों को केवल 11 देखना है। या फिर इसका जो लिंक है वीडियो मतलब जो चैप्टर्स का लिंक है नोट्स का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो उसे वहाँ से भी तुम उठा सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में
हम लोगों ने कंडक्टिविटी से पहले तक पढ़ लिया था, यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया था, कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था जिसे हमने कपा डिफाइन किया था। अब हमें कंडक्टिविटी वायर्स में नहीं चेक करनी, क्योंकि केमिस्ट्री में हम कंडक्टिविटी सोल्यूशन में चेक करना चाहते हैं और उसका पर्पज़ ये है कि हम बैटरीज बढ़िया बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात कि हम जो एसिड्स की तुमने ऑर्गेनिक में, अगर तुम 12th में हो या ड्रॉपर हो, तुमने पीकेस सुनी होंगी, वो कैसे निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से निकलती हैं। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। ये मैंने टाइट्रेशन वाले लेक्चर में नहीं पढ़ा है क्योंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरे को नॉलेज डिस्प्ले करने की है, तो मैं मतलब यहाँ पे नॉलेज डिस्प्ले करने आई नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। कभी जब फुर्सत में हो ना तब हमसे डिस्कशन करना, फिर मैं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, है ना, ढंग से। अभी केवल इतना ही मुद्दा है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, जो तुम्हारे फेवर में बात है उतनी ही करूँगा बात, है ना, उतना ही सिलेबस करेंगे। तो कंडक्टिविटी इन सोल्यूशंस की बात करें तो कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन में दो तरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, क्योंकि हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं और सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने की वजह से हो ये रहा है कि या तो हम सोल्यूट को इक्विवेलेंस में मिलाएंगे या फिर हम लोग मोल्स में मिलाएंगे। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो हम मोल्स में मिलाएंगे और इक्विवेलेंट चाहिए तो हम इक्विवेलेंस मिलाएंगे। अब हम ग्राम पर लीटर वाली कंसंट्रेशन लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखों की तरह बिहेव करेंगे, है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर, it is the conducting power of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution. It is represented by lambda equivalent. जो कंडक्टिंग पावर है सारे आयंस की, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को डाल दें, ऐसा सोल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसे डाल दें अगर 1 लीटर वाटर में, तो जितनी भी आयंस बनेंगे उससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट से प्रोड्यूस हुए होंगे, उनकी टोटल कंडक्टिविटी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंपल। तो अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? ये बात थोड़ी ध्यान से सुनने वाली है, ज़रूरी है। तुम लोगों ने शायद वो नेक्स्ट इक्वेशन वाला स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला मतलब देखा नहीं ध्यान से। बताओ तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताना। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि स्पेरिंगली सॉल्युबल जो मैंने केस बना के बताए थे वो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। जो हमें रिलेशन निकालना है उसमें हमने क्या किया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया कि VmL सोल्यूशन में हमने डाल दिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब समझते हो ना कि ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या, नॉर्मेलिटी वाली बात याद आ रही ना। ग्राम इक्विवेलेंट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हमने डाल दिया VmL ऑफ सोल्यूशन में। देन ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन VmL सोल्यूशन। सही बात है, जब उसमें डाला तो उसी में प्रेजेंट होंगे और तो कहीं जा नहीं सकते। तो लैम्डा इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम पर cc इनटू वॉल्यूम इन cc। अच्छा, जो कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम पर cc है बेसिकली वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ये क्या है? ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जरा देखना। कप्पा इक्वल्स टू क्या था? कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है? कप्पा इक्वल्स टू होता है, बताओ जल्दी बोलो, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है? फटाफट बताओ, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है? जब बताया नहीं यार, कमेंट करके वो लिखो। G इंटू एल बाई ए होता है। ध्यान से सुनना भाई, G इंटू एल बाई ए होता है। अगर हमें 1 cc लिखना है, फॉर 1 cc यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 cc मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम एक ऐसा वॉल्यूम ले लें, क्यूब बना लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो चलेगा, साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 1 cc आ जाएगा। वॉल्यूम इसका क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम इस वॉल्यूम को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू एरिया। यही तो लिखते हैं, लेंथ इंटू एरिया। तो एरिया कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज उठा के, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो कप्पा की वैल्यू लिख सकते हैं G इंटू 1/1। तो कप्पा इज इक्वल्स टू G। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी फॉर अ क्यूब ऑफ 1 cc वॉल्यूम।
1 सीसी वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी के बराबर होगा। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा के बराबर होगा। ये छोटी सी बात है, समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर और एरिया ले लिया, सरफेस एरिया ले लिया ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर करें 1 स्क्वायर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो भी आइंस होंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी के बराबर होगा। तो हमने इस पूरे टर्म को लिख दिया कप्पा, और वॉल्यूम इन सीसी को हमने वी लिया था, वी एम एल, तो वी लिख दिया कि 1 सीसी में इतनी कंडक्टिविटी है तो वी में कितनी होगी। ठीक, अब हमें नॉर्मेलिटी पता है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। भाई ये फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा सबको, कोई ऐसा नहीं जो ना याद कर पा रहा हो। कितने लोगों ने फॉर्मूला याद आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ सर यहाँ तक तो सब लोग साथ हैं। भाई देखो हम लोग दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी एक कमेंट क्या है, कमेंट बेसिकली हमारा एक ज्वाइनिंग थ्रेड है जिससे तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और हम लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से केमिस्ट्री को लेकर लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बहस करनी हो करो। और टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन करो, आस्क डेक्स्टर कैम्प को ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरे को टैग कर दो, पिन करो मेरे को कि मैं आंसर करूँगा, और आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन रिलेवेंट रहना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 लिख दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने लिए कितने थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स टेकन कितने थे, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली 1 अपॉन एन इंटू 1000, इस वॉल्यूम की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया, कप्पा इंटू 1000 बाय एन आ गया। तो इसकी यूनिट्स रख दी हमने, तो यूनिट इसकी निकाल ली, खत्म हो गया सवाल। अब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी की जगह क्या रख देंगे, मोलैरिटी रख देंगे, सिंपल है। नॉर्मेलिटी की जगह क्या रख देंगे, मोलैरिटी रख देंगे। और अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल हुआ तो मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी रख देंगे, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी रख सकते हैं, और मोलैरिटी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी रख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी भी मोल्स पर लीटर ही डिफाइंड होती है, तो मोल्स की तरह ही बिहेव करेगी, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल केस में हम लोग सॉल्युबिलिटी भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल भी बनाए जा सकते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया और तुमसे कंडक्टिविटी पूछी जाए केएसपी देके। ठीक है, अब और बहुत जल्दी से PYQ सीरीज भी आने वाली है, टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को समय दो, जल्दी से लॉन्च करेंगे उसे। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगस्त के एंड तक से शुरू कर देंगे उसे, अगस्त या जुलाई के एंड से, अगस्त के एंड से हो पाएगी। मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा कोर्स भी आगे बढ़ जाए, फिर PYQs करने में ही मजा आएगा, है ना। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अब कंडक्टेंस का वेरिएशन कैसे करें डाइल्यूशन से, तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास एक ग्लास था उसमें हमने क्या किया, एक ग्लास वाटर में हमने NaCl डाल दिया था, 1 ग्लास वाटर में NaCl डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि हम उसकी कंडक्टिविटी मेजर करें, और उसी 1 चम्मच नमक को, 1 स्पून नमक डाला उसमें 1 ग्लास में, और उसी 1 चम्मच नमक के वाला सेम क्वांटिटी को हम एक बाल्टी में डाल दें जो 20 लीटर्स की है, और एक हम टैंक में डाल दें जो 500 लीटर्स का है। ठीक, और हम कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ऊपर फॉर्मूले से कह सकते हैं कि लैम्डा m तो बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मोलैरिटी घटती जाएगी या नॉर्मेलिटी घटती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, स्पेसिफिक जो मोलर कंडक्टिविटी है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये तो बढ़ती जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक, तो लिखा है ऑन लोअरिंग द कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज वेयर एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जो लोग बता पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनके लिए मैं मतलब थैंक यू लिखूंगा कि तुमने इतना अच्छा बताया। ठीक है, मैं और यहाँ से क्या दे सकता हूँ, तो उतना एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को कि लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा m को हम 1 अपॉन कंसंट्रेशन से, बात ये तो समझ में आ गई कि बढ़ रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला कमेंट करके बताओ। अब मान लेते हैं तुमने कमेंट कर ही दिया होगा, है ना। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज एंड स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, कैसे इस बात को समझेंगे। अब मान लो कि जब नमक 1 गिलास पानी में पड़ा था 1 चम्मच, और एक 500 लीटर के टैंक में पड़ा, तो एक Na से दूसरे Na के टकराने की प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है,
बताओ भाई, कमेंट 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 कमेंट, जल्दी 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 जल्दी, कि एक गिलास पानी में एक Na की दूसरे Na के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर एक 500 लीटर के टैंक में? ऑब्वियसली तुम ये कहोगे कि 5 लीटर के टैंक में। तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है डाइल्यूशन से, इसलिए कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है क्योंकि डाइल्यूशन करने से, कितने लोगों ने सही किया ये मेरे को बताना भाई, है ना, कि डाइल्यूशन बढ़ाने से होता क्या है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा ना भाई, कि पहले 200 ml में पड़ा हुआ था, तब 20,000 लीटर के टैंक में पड़ा हुआ, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो गए। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस वही था कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस जितना कम हुआ उसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया कि हम वो करते गए डाइल्यूट, और इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है या जीरो कंडक्टेंस का है, जीरो कंसंट्रेशन का है, एक ही बात है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह दो या जीरो कॉन्सेंट्रेशन कह दो, दे आर द सेम थिंग। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि अगर हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, कम होते जाएंगे, तो एक बार वो क्या होगा, लगभग जीरो कंसंट्रेशन पहुंच जाएंगे। कम होते 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 मान लो 1 मोल पर लीटर शुरू किया था, फिर 1/10 हुआ, फिर 1/100 हुआ, 1/1000 हुआ, 1/10,000 हुआ, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 10 लाख लीटर की टंकी में डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। ठीक, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हो रहा था, लैम्डा एम और लैम्डा एन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते वो क्या होंगे, अपने लिमिटिंग वैल्यू को अटेन कर लेंगे। क्या करेंगे, अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अटेन कर लेंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है इसका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। और लैम्डा एम इन दोनों का मतलब, और इसका मतलब क्या है, एट ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कहानी अलग होगी, क्योंकि वो मतलब जो अपना डाइल्यूशन कर रहे हैं उससे हमारा डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड हैं। केवल आयनिक मोबिलिटी और इंटर आयनिक रिपल्शन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या लिखा हमने, दे डिसोसिएट कंप्लीटली एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन, वो लगभग हर कॉन्सेंट्रेशन पे पूरे पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। हम ये मानते हैं, तभी हम उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, अदरवाइज हम इस बात को नहीं बोलते। सो इंक्रीज इन कंडक्टेंस इज ड्यू टू द आयनिक मोबिलिटी एंड डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेज, वेयर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द इंक्रीज इन कंडक्टेंस इज ड्यू टू द इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन एडिशन टू इंटर आयनिक मोबिलिटी एंड डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेज। मतलब क्या है कि देखो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा था। बात समझने की कोशिश करना भाई, मेरी पेन रख दो, सुनो आराम से मेरी बात। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, 12th वालों को और पास वालों को ये बात आयनिक इक्विलिब्रियम से ही पता होनी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। और तुमने ऐसे सवाल लगाए होंगे जिनमें 10⁻⁻8 मोलर H+ की pH निकाली होगी, या एसिटिक एसिड की pH निकाली होगी ऐसे सवालों में। तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा विथ प्रैक्टिस कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, अल्फा बढ़ता जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा हमेशा 1 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 है।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो 1 से कम था, तो धीरे धीरे 1 को टेंड करेगा। तो हम कहेंगे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी और इंटरआयनिक रिपल्शंस कम होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लोग अल्फा को दोष नहीं दे पाएंगे, या अल्फा को कंट्रीब्यूशन हमेशा कैसा आएगा, 1 आएगा। तो केवल इंटरआयनिक रिपल्शंस और आयनिक मोबिलिटी को ही सारा रिस्पॉन्सिबल बना देंगे। ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हुआ कि ऑन्सगर ने एक इक्वेशन दी, एक अपनी ऑन्सगर डिवाई ऑन्सगर इक्वेशन है। डिवाई तुमने डिवाई पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट में, डिवाई उसमें यूनिट पढ़ा होगा, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा हूँ कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में डिवाई यूनिट होती है। ठीक, तो ऑन्सगर इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा एट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, मतलब लैम्डा एट 0 कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए अंडर रूट सी। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है उसमें से गिवन कंसंट्रेशन का रूट लेके एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर दें तो लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन निकल आएगा। ए इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया इस पर डिपेंड करती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कॉपी से लिखे हुए 3 बार सवाल इस पर पूछा गया है, तो इसे तसल्ली सुन लो कि लैम्डा एम। एक तो पहली बात ये कि इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ठीक, तो लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। अब ए अंडर रूट सी आ गया तो लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, तो मैक्सिमम माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक, और जो ए है वो क्या है, वो किसी भी गिवन सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे की एक प्रॉपर्टी है और किसी के लिए फिक्स होता है और डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया। तो अगर हम मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का कर्व बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह के 3 कर्व मिलते हैं। ऊपर वाला कर्व ध्यान से देखना भाई, 3 कर्व मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, हमें 3 कर्व मिले। और जो चौथा कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वाला कर्व। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये इक्वेशन फॉलो नहीं करते हैं। ये तीनों ही कर्व अगर ध्यान से देखो तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी की बात को फॉलो कर रहे हैं। इनका स्लोप निगेटिव है और आगे जाके ये कहीं ना कहीं कट करेंगे। ठीक, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये कहानी काम नहीं करती है। तो अगर हम, वैसे मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन तुम्हें बता दे रहा हूँ डायरेक्टली कि तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है कि KCl, NaCl और CuSO4 का ग्राफ इसी तरह का क्यों है, कि CuSO4 ऊपर क्यों नहीं है ना। तो अगर इसे तुम देखो एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग का आएगा। तो KCl और NaCl में अगर तुमने हाइड्रेशन को भी इंक्लूड किया, फजांस रूल को भी इंक्लूड किया, तो कंडक्शंस किसका ज़्यादा आएगा, KCl का ज़्यादा आएगा, क्योंकि बड़ा कैटायन होता है तो उसे हाइड्रेशन उसका कम होता है, Na का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो फजांस रूल से इसमें आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा है। इसमें क्या है, आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा है। याद आ रहा केमिकल बॉन्डिंग फजांस रूल, भाई बिल्कुल याद आना चाहिए, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस आने वाली हैं उसमें आ जाएगा समझ में। अगर नहीं आता कमेंट करके बताना कि सर केमिकल बॉन्डिंग की ये टॉपिक थोड़ा सा और प्रिसाइजली बता दो, जोड़ दे के बताओ, हमें पढ़ाया गया था हमें पता नहीं चला, तो मैं उस पर भी मतलब उसे रुक के पढ़ाऊँगा तसल्ली से, कि किसी ने एक ने भी कमेंट कर दिया तो टॉपिक मैं बिल्कुल तसल्ली से बताऊँगा। आयनिक करैक्टर हम लोग किससे देखते थे, फजांस रूल से। देखो कहाँ की बात कहाँ यूज़ करना हूँ मैं, यही लिंकअप अगर हमें आ गया करना तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे एसिटिक एसिड है इसके लिए कर्व नीचे बनता है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम मतलब गिवन कंसंट्रेशन पे कितना लैम्डा आ रहा है अपॉन लैम्डा एम नॉट, और इसीलिए हम लोग इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, pKa और pKb की वैल्यूज। कैसे निकालते हैं, देखो भाई हमें लैम्डा पता हो गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा आ गया है लैम्डा एट मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, है ना।
एक ही बात है। तो अगर हम कोई एसिड ले लें, मान लेते हैं वीक एसिड ले लिया HA टाइप का, HA कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और A-, और ये हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या किया हमने, T=0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया है, 0 हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे ही करते थे, C-C कर दिया, C हो गया और C हो गया। तो Ka की वैल्यू कैसे आ गई C²/1 - इतना तो हम सब लोग जानते ही हैं। अच्छा, तो Ka की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, C × अल्फा की जगह रख दो λm/λm0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - λm/λm0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे और आसानी से Ka की वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें कोई भी चीज़ अननोन नहीं रह गई है, हमें सब एक्सपेरिमेंट से λm और λ इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें लिटरेचर से मिल जाएगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो Ka हम यहाँ से निकालते थे। जो तुम्हें लग रहा था ना सर Ka याद कर लें, बिल्कुल नहीं, याद नहीं करनी थी। ठीक, अब इसी बात पे देखो, इसी बात को मैंने पढ़ाया और इसी बात पे IIT ने एक सवाल पूछा। IIT ने सवाल क्या पूछा, 2023 में पूछा, प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट C∆m। तो हम पहले ये देख लेते हैं किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है। हमें ग्राफ बनाना है 1/λm और C∆m के बीच में। ठीक है, फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मोनो वीक एसिड HX, हमने HA लिया तो उन्होंने HX ले लिया, रिजल्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन विद y एक्सेस इंटरसेप्ट ऑफ P एंड स्लोप S। तो P और S का हमें रेशियो निकालना है। ठीक, और हमें सारी वैल्यू पता है। तो सवाल को लगाना शुरू करते हैं। देखो भाई, HX था हमारा, तो ये H+ और X- में लिखे। एक्वस लिखने की ज़रूरत वैसे सवाल लगाते समय तो नहीं है उतनी, लेकिन लिख देते हैं फिर भी। ठीक, तो T=0 पे ये किसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया है, 0 हो गया। T पे ये क्या हो गया, C - C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो K की वैल्यू हमने लिख ली क्या, C∝² और अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है, लैम्डा। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा की वैल्यू है λm/λm0 के बराबर। ठीक, और ये सारी वैल्यू तुम्हें दे रखी है यहाँ पे। अब देखना, बस जरा जम्बलिंग करनी है, मैथमेटिकल सवाल तो डन है पहले से ही। तो Ka की वैल्यू किसके बराबर आ गई, C × λm/λm0 का स्क्वायर अपॉन 1 - λm/λm0। देखो IIT ने इस बार क्या किया था, एडवांस में कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा, आर के सवाल में डेरिवेशंस करवाए हैं। तो K की वैल्यू किसके बराबर आ गई, K की वैल्यू आ गई C × λm² डिवाइडेड बाई λm0 λm0 - λm। ठीक, ध्यान रखना हमें ग्राफ किसके बीच बनाना है, C∆m और 1/λm के बीच में बनाना है। ठीक, तो हमने इसे क्या कर लिया, ये हो गया K × λm0² माइनस K × λm0 इज इक्वल टू C∆m का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, λm से हम डिवाइड कर दें पूरे में, या पहले क्या करें, हमें λm से डिवाइड ही कर देना चाहिए। चलो λm से डिवाइड कर दे, तो K × λm0² डिवाइडेड बाई λm माइनस K λm0 इज इक्वल टू C∆m। ठीक, तो हमें ये y मिल गया, ये x मिल गया। देखना जरा ध्यान से, y = mx - c बनाना, हमें mx + c बनाना है ना, स्लोप के साथ। तो K × λm0 डिवाइडेड बाई λm इज इक्वल टू C∆m प्लस K λm0। ठीक, इसे जरा डिवाइड कर देते पूरे से, तो ये आ गया क्या, 1/λm। भाई देखो पूरा सवाल लगा के दिखा रहा हूँ, आराम से देखते रहो। तो ये आ गया 1/K × λm0 स्क्वायर C∆m प्लस K × λm, तो एक कैंसिल हो जाएगा, देख लो जरा,
क्या आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा एम से लैम्डा, तो 1/λ m0 आ जाएगा ये। ठीक, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू, ये आ गया स्लोप, स्लोप को s कहा था शायद ऊपर, क्या कहा था, स्लोप को s कहा था, और ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया p। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था p/s निकालना था। तो देखो यार p/s कैसे निकालेंगे, तो p/s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/λm0 डिवाइडेड बाई 1/k टाइम्स लैम्डा m0 का स्क्वायर। तो एक लैम्डा m0 से एक लैम्डा m0 कट गया, तो ये ऊपर आ गया k लैम्डा m0 के बराबर। तो p/s की वैल्यू k लैम्डा m0 के बराबर आ गई। ऑप्शन मिला लो भाई, कोई मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये आंसर आ गया, काम खत्म हुआ। देखा कितनी आसानी से लगाया, और कुछ नहीं करना था, 4 नंबर पक्के थे। सही है, डेराइव करना था, और देखो नोट्स से आया सवाल। अब कोई कहता सर ये सवाल तो आपने लगाया नहीं था, केवल वही बता छोड़ दिया था अल्फा। अरे तो क्या भाई, ये तो पूरा अंडरस्टूड बात थी, कुछ तो पेन चलाओगे ना पेपर में बैठ के, तो ये हो गया। अब बात आती है कोलेरेश लॉ की। कोलेरेश लॉ क्या कहता है, कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट। अब क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग कह रहे थे कि अल्फा टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तो डिसोसिएशन एक पॉइंट पे जाके खत्म ही हो जाना है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट each ion makes an definite contribution towards the molar conductance of electrolyte irrespective of the nature of the other ion which is with which it is associated, and the molar conductance at infinite dilution for any electrolyte is giving by contributions of 2 ions। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट था तो उसमें कैटाइंस भी होंगे और एनाइंस भी होंगे, तो जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर बंदा अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। यही कह रहा है ना कि भाई 2 लोग थे साथ में चल रहे थे, अब डिसोसिएशन हो गया तो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो अपना कंट्रीब्यूट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन, कोई और आयन से उसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m0 ऑफ लैम्डा m0 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ प्लस आइंस प्लस लैम्डा ऑफ नॉट ऑफ माइनस आइंस। यानी अगर हम AX/BY टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो XAY प्लस प्लस YA X माइनस के बराबर हो जाएगा। ये सिंपल बात है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए कि X से Y प्लस बना, फिर Y X B माइनस बना, तो X टाइम्स A प्लस की कंडक्टिविटी और Y टाइम्स B माइनस की कंडक्टिविटी। ये कोलेरेश लॉ का सिंपल सा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे हमारा मतलब जो अल्फा वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा और एक कोलेरेश लॉ का, दोनों का एक सवाल करने बात समझ में आ जाएगी पूरी। मेरी बात बताओ भाई, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी। अब देखना ऐसा यूनिट दिया तो इसमें वॉल्यूम हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16.3 into 10⁻⁶ सीमेन मीटर इनवर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। ठीक, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें अल्फा निकालना है, ये हमारी क्वेस्ट है। ठीक, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है, कप्पा की वैल्यू हमें दे रखी है कि 16.3 into 10⁻⁻⁶ मोलर है ये सीमेन, ठीक, मीटर इनवर्स है, और हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर। तो इससे हम लैम्डा m तो निकाल ही सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाई c लिख दिया डायरेक्टली। 1000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में नहीं दिया। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हो गया 16.3 into 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये क्या आ गया, ये आ गया क्या कि 16.3 into 10⁻⁻⁴ सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, मोलर इनवर्स लिखते हैं, m इनवर्स लिख देते हैं। ठीक, मोलर इनवर्स है। अब लैम्डा m की वैल्यू हमें दे रखी है, मोलर इनवर्स लिख लो, मोल इनवर्स लिख लो, एक ही बात है। लैम्डा m0 की वैल्यू दे रखी है 390.7 into 10⁻⁻⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, सॉरी, अच्छा वैसे लिख दें पूरी, एक ही बार में लिख देता हूँ, सही से आ जाएगा, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया। समझ गया ना कैसे करा,
वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। अब अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट के बराबर आ गई। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, लैम्डा एम की वैल्यू दी है 16.3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 390.7 इंटू 10⁻⁻⁴। इससे ये कैंसिल हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो आ गई वो यहाँ से 0.042 आ गई, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू है और हम इसे आंसर बोल देंगे। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अगला सवाल कोलेरस लॉ का। कोलेरस लॉ क्या कर रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर NH4OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये बिल्कुल थर्मोडाइनमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री ऐसे सवाल होते हैं, इन सवालों को तो चुटकियों में लगा देना चाहिए। हमें निकालना किसके लिए है, NH4OH के लिए निकालना है। ठीक, तो NH4OH के लिए निकालना है, नीचे आंसर लिखा हुआ था, मैं हटा देता हूँ, कैसे निकालेंगे देख लेता हैं, जरा देखना भाई। अब हमें दिया हुआ है BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस कैसे ब्रेक करेगा बताओ भाई। Ba2 प्लस 2OH माइनस, एक्वस वैक्वस नहीं लिख रहे हैं, जल्दी कर देते हैं। फिर BaCl2 कैसे ब्रेक करेगा, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। और NH4Cl कैसे ब्रेक करेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। और हमें निकालना किसका है, NH4OH का निकालना है। तो NH4OH कैसे बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस। अब क्या करो, NH4 प्लस को दे रखना है, हमें माइनस कैसे कर देना है सेकंड इक्वेशन को। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को 1 2 3 लिख दें और इसे 4 लिख दें। तो 4 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, फोर्थ इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2, थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे 2 Cl आ जाए, हमारे Cl हमें एलिमिनेट करना है। -2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करता है, यहाँ पर 2 हटा दो, सॉरी। ठीक है ना भाई, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो इसे इक्वेशन बन गई होगी अपनी। अब सबके लैम्डा एम देख लेना जरा कितना है, ऊपर से देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में 3 की इक्वेशन में कितना है, 129.8 इंटू 2 माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 240.6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 457 डिवाइडेड बाई 2। इसे जब सॉल्व कर दोगे तो एग्जैक्टली आंसर जो आ जाएगा वो 238 आ जाएगा। 238 ओम इनवर्स जो यूनिट दी थी उसी में आएगा। ओम इनवर्स किस में दी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आसानी से लगा दिया, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं आनी चाहिए। इसका छोटा सवाल आता है, वैसे ना के बराबर ही पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बैटरीज की। ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। बैटरीज के बाद हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशंस की। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत जरूरी है। टाइट्रेशन के सवाल कई बार आए पेपर में, थोड़ी सी छोटी सी बात है, समझ लोगे एडवांस का सवाल मैचिंग सट से लग जाएगी। ठीक, बैटरीज क्या है पढ़ लेते हैं बैटरीज के बारे में। वैसे तो मैं लिटरली बोलूँ तो तुम्हें अपने आप पढ़ना चाहिए, मेरी ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए बैटरीज पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी भाई हम लोग बैटरीज भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। बैटरीज हैव 1 और मोर देन 1 सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, एक से ज़्यादा सेल उसमें कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। द फंक्शन ऑफ बैटरी इज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसीलिए हमने बैटरी बनाई होगी। बैटरी शुड भी कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, उसका वोल्टेज ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। मान लो तुमने फ़ोन लगाया, बैटरी लगाई फ़ोन की चार्जिंग पे, 60 से चार्ज हो गई, जैसे निकाली तुरंत डिस्चार्ज हो गई ना, उसका वोल्टेज वेरी नहीं करना चाहिए, देर तक चलना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ बैटरीज कैसी हो सकती हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। प्राइमरी बैटरी में, क्योंकि वो प्राइमरी है, उसमें रिएक्शन केवल एक बार होगी, और आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द बैटरी बिकम्स डेड। ठीक, आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द बैटरी बिकम्स डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्राई सेल, जिसे लैक्लांसे सेल भी कहते हैं, आर यूज्ड इन क्लॉक्स
एंड ट्रांजिशन पेंसिल सेल जो होते हैं, जिन्हें एक बार हम लोग यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। अब कमेंट में ये मत लिख देना कि सर पेंसिल सेल भी तो रिचार्ज होते हैं, तो उन्हें हम प्राइमरी बैटरी नहीं कहेंगे। जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं उन्हें प्राइमरी बैटरी नहीं कहेंगे, ठीक, ध्यान रखना। अब सेल में क्या क्या होता है? सेल कंटेन्स जिंक एज एनोड एंड इट्स मेड अप ऑफ सेल कंटेनर एक्ट एज एनोड एंड इट इज मेड अप ऑफ जिंक बना होता है, टंग स्लिप हो रही। कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। भाई क्या करना, तुम एक सेल को लेना, तोड़ देना, उसे पूछ के तोड़ देना। मोटा वाला सेल आता था ना पहले, तुम लोगों ने देखा, जो टॉर्च में पड़ता था पहले, किन लोगों ने देखा बताना, गाँव में तो शायद अभी भी यूज होता। उसे खराब हो जाए तो तोड़ देना, उसे तोड़ के देखोगे तो अंदर काला रंग का पाउडर निकलेगा, वो कार्बन और MnO2 का पेस्ट है, ठीक। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इज फिल्ड विद अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। तो बेसिकली ये काम हो रहा है ऐसा कि ये सेल है जिसमें कार्बन की रॉड जो लगी हुई है वो एनोड का कैथोड का काम कर रही है, और जो सेल खुद है वो जिंक का काम कर रहा है, और जो अंदर है वो MnO2 और कार्बन ब्लैक का पेस्ट है, और NH4Cl उसके साथ हमने लगा रखा है, ठीक। तो एनोड पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक Zn2++, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और MnO2 NH4+ से खुद रिड्यूस हो जाएगा, Mn3 में जाता है, और ध्यान रखना MnOOH बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MnOOH बनता है। अब जो अमोनिया निकली, तुम कहोगे सर गैस तो निकलती नहीं है, आप तो कह रहे गैस निकलनी चाहिए। जो अमोनिया निकली उसे जिंक एब्जॉर्ब करके Zn अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है, और इन बैटरीज के जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट के लगभग ही होता है। सिंपल सी बात है कि जिंक का एनोड है, MnO2 और किसका, कार्बन ब्लैक का, हमने क्या बनाया, कैथोड पे जो रिएक्शन हुई, और कैथोड की तरह एक्ट कौन कर रहा है, कार्बन ब्लैक कर रहा है इलेक्ट्रोड की तरह, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह, और जिंक जो अमोनिया रिलीज हो रही है उसे कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसे जिंक एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। अब इस तरह आता है मरकरी सेल, इसके बाद क्या आता है, मरकरी सेल आता है। दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हेयरिंग एड्स एंड वॉचेस। हेयरिंग एड्स और वॉचेस में इनका यूज़ किया जाता है, तुमने देखा होगा कान की मशीन और घड़ी में जो छोटे छोटे बटन सेल आते हैं वो। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक अमलगम एज एनोड, इसीलिए उन्हें कहीं मुंह में नहीं देना चाहिए, मरकरी होती है, एंड अ पार्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट एज कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। तो जिंक एनोड पे ऑक्सीडाइज होकर ZnO बना देगा, और मर्क्यूरी HgO रिड्यूस होके Hg लिक्विड बना देगा, और इसका सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है, ठीक। इसीलिए कभी बटन सेल को मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर मरकरी आ गया तो भगवान पास पहुंच जाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, दो ही ली है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में देखो यार, पेटेंट्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है नहीं, बस मैं उसे मत नहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी सिलेबस में नहीं है, उसे परेशान करने से फायदा नहीं। मेरे को पता है लिथियम आयन बैटरी का, बस वो पेटेंटल पार्ट नहीं पता है, बाकी आउटर लेयर तो मेरे को पता है कि कैसे होती है, क्योंकि मटेरियल साइंस मैंने पढ़ी है, उसमें सिखाया गया था मेरे को ये सब, है ना, कि बैटरी कैसे बनाते हैं, ठीक। तो मेरे को अपने आप नहीं आता, पढ़ाया गया था, मजबूरी में पढ़ना पड़ा था, ठीक। तो सेकेंडरी बैटरी क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है। अ वेरी गुड सेकेंडरी सेल शुड अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल, मतलब वो कई राउंड चार्ज हो सके और डिस्चार्ज हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वर्टर्स कार्स में सब में लेड स्टोरेज बैटरी ही होती हैं। लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एक्ट एज कैथोड, लेड का एनोड बना होता है और लेड पैक्ड PbO2 एक्ट एज कैथोड। और ये ध्यान रखने की बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखी हुई यहाँ पे कि 38% हम लोग क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो एनोड को हम लोग लिखते हैं PbS लिखा, और SO4 2- से लिखा PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, और PbO2 का क्या हुआ, PbO2 + SO4 2- + H+ के PbSO4 + वाटर। तो Pb का ही ऑक्सीडेशन हुआ और Pb का ही रिडक्शन हुआ। दीज रिएक्शंस आर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ध्यान रखना ये किसके लिए हैं, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस रिएक्शंस आर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ऑन चार्जिंग द रिएक्शंस आर रिवर्स, मतलब कैथोड एनोड बन जाएगा और एनोड क्या बन जाएगा, कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा था, मेरा नाम हमेशा याद रखोगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक। PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbS एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिस पे आजकल हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कार चला देंगे फ्यूल सेल से, जैसे हाइड्रोजन वाली कार्स के बारे में बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन ले ली और ऑक्सीजन ले ली, एक तरफ से हाइड्रोजन डाली और एक तरफ से ऑक्सीजन डाली, ठीक।
एक एनोड लगाया, कैथोड लगाया। जो एनोड और कैथोड पे हमने क्या किया, जो कैटलिस्ट यूज़ किया वो प्लेटिनम रोडियम का एनोड पे जो कैटलिस्ट यूज किया वो प्लेटिनम रोडियम का कैटलिस्ट था, जो हाइड्रोजन को स्प्लिट कर देगा किस में, H2 में, H में, ठीक। और यहाँ से कार्बन ले लिया जो कैथोड का काम कर रहा है। तो एनोड पे क्या हुआ, इसका क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर बन गया और कैथोड प्रोडक्शन होकर O2- बन गया जो H+ से मिलकर वाटर बन गया, और यहाँ से जो रिवर्स रिएक्शन होगी उससे हाइड्रोजन जनरेट होगी और वो फ्यूल को चलाने में, बैटरी जो एक बार चार्ज होना शुरू हो जाएगी तो फिर डिस्चार्ज भी होगी और गाड़ी उसी से चल जाएगी, ठीक। एन एक्वा सोल्यूशन है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज ए पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन विच अलाउज द प्रोटॉन्स टू पास थ्रू इट। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, जो हमें प्रोटॉन्स को पास होने दे रही है अपने से, ठीक। इतनी बात हमें जानकारी करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। अब देखना मैं लिख के पढ़ाऊंगा, इतनी बात करने में कितनी देर लगे, 45 मिनट्स में हम लोग, और हम कितनी देर में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर पाते हैं। तो यहीं डाल लेते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्टिविटी से टाइट्रेट करना चाहते हैं और कंडक्टिविटी से ही बताना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक। तो कंडक्टिविटी ऑफ आइंस डिपेंड्स अपॉन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये बताओ भाई। तो लिख लेते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ आइंस लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। कंडक्शन ऑफ आइंस डिपेंड्स अपॉन, नंबर फर्स्ट थिंग इज चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोड के मूवमेंट तरफ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट। तो क्या लिखेंगे कि ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज better will be the conduction। चार्ज जितना ज़्यादा होगा कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज इज क्या होती है, साइज। साइज, अब जितना छोटा साइज होगा उतना कंडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। और जब साइज की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूज स्टेट की बात कर रहे हैं अभी। एक्वस स्टेट में कहानी बदल जाती है, ये बात हम लोगों को पहले से पता है, ठीक। तो लिख लेते हैं स्मॉलर द कैटायन, ग्रेटर विल बी कंडक्शन। ग्रेटर विल बी कंडक्शन, जितना छोटा कैटायन होगा उतना कंडक्शन ज़्यादा होगा। थर्ड इज हाइड्रेशन। थर्ड इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, अब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना कंडक्शन कम होगा, क्योंकि पानी घेर लेगा, ज़्यादा मूवमेंट में आएगी दिक्कत। तो लिख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी। सही बात है, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन जो है वो आयनिक मोबिलिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो आयनिक मोबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी, और जो हाइड्रेशन है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा साइज होगा, नहीं इन्वर्सली लिखना है, जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर द साइज, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन, ठीक। और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सारा खेल कौन कर देगा, हाइड्रेशन कर देगा।
कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। एक बात हम गांठ बांध लेते हैं कि सबसे छोटा कैटायन कौन है, H प्लस, और उसके बाद OH माइनस। तो सबसे छोटा कैटायन जो है वो क्या करेगा, उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो इस बात को लिख लेते हैं कि द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ये बात ध्यान रखनी है, बोलनी नहीं है ना, द हाईएस्ट कंडक्टिविटी is of H plus ions and then OH minus ions and then follows the rest। बाकी सब इसके पीछे आता है। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है, H प्लस आयंस की कंडक्टिविटी हाईएस्ट क्यों है? कितने लोगों ने ग्रोथस मैकेनिज्म के बारे में सुना था, हमें बताना ज़रा, कमेंट करना कि सर ग्रोथस मैकेनिज्म तो हमने पढ़ी है आपसे पहले भी और हमें पढ़ाई गई थी। अब जैसे हमने थोड़ा सा विनेगर खा लिया, थोड़ा सा अचार खा लिया, थोड़ा सा हमने लेमन खा लिया या हमने कुछ भी खाया, तो हमने अपनी ब्लड की पीएच बढ़ाई होगी। ब्लड होता है बफर, तो वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है और थोड़ा बहुत खाने से हमें एसिडिटी महसूस नहीं होती है। ज़्यादा खा लोगे तो एसिडिटी महसूस होगी। लेकिन क्या तुमने जो एसिड का विनेगर खाया था, जो H प्लस यहाँ डिसोसिएट हुआ टंग पे, वो ट्रेवल करके गया ऐसे जिग 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 होते गया पेट में, या फिर कुछ और काम हुआ? एक्चुअली कुछ और काम हुआ। कैसे? जो वाटर है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। ये 3 डॉट का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से है। अब जो H प्लस यहां से चला था, होएगा क्या कि जैसे ही H प्लस आएगा ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को ले लेगा, इस H प्लस को छोड़ देगा, ये वाला इस H प्लस को ले लेगा, ये इसे छोड़ देगा, ये वाला इसे ले लेगा, इसे छोड़ देगा, ये वाला इसे ले लेगा और ये इसे छोड़ देगा। तो ये H प्लस बहुत दूर तक ट्रेवल करा विद इन नो टाइम। दिस इज कॉल्ड, कमेंट करके बताना ये शब्द सुना भी था कि नहीं सुना था तुमने, बताना। इसे कहते हैं PECT, पैक्ट कहते हैं इसे, PCET कहते हैं। ये शब्द सुना था क्या, प्रोटॉन कपल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक, तो ये ग्रोथस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है और बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसे प्रोटॉन कपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कपल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर भी कह सकते हैं। ठीक, ट्रांसफर की स्पेलिंग ऊपर भी नहीं सही लिखी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब टाइट्रेशन कर्व्स कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व्स में सबसे पहले हम बनाते हैं कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस का, मतलब NaOH का। ठीक, और हमने अपनी जो टेस्ट ट्यूब थी, इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने HCl ले लिया है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालना है। ध्यान रखना, हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया है HCl और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना है, NaOH डालना है। तब इसका हम कर्व बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कंडक्टेंस मेजर करेंगे
वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो इनिशियली जब NaOH नहीं था तो HCl बहुत ज़्यादा था और HCl की वजह से H की वजह से कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे ही HCl NaOH से मिलेगा, HCl NaOH से मिलेगा तो NaCl और वाटर बना देगा। वाटर इज ए बैड इलेक्ट्रोलाइट, पुअर कंडक्टर है, ये बात हम लोग जानते हैं, मैं मान लेता हूँ ऐसा। वाटर इज अ बैड इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टिविटी क्या होगी क्योंकि H प्लस तो Na के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो क्या होगी, कंडक्टिविटी धीरे धीरे करके गिरने लगेगी। क्यों गिरी? क्योंकि H प्लस अब चला गया है और Na या Cl Na आ गया उसकी जगह पे, और Na की कंडक्टिविटी H प्लस के कंपैरिजन में कम है। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या आ गया, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड और बेस बराबर हो गए। उसके बाद ये टिप ऑफ करेगा और यहाँ पे जो कंडक्टेंस बढ़ेगा उसका स्लोप जो होगा वो उतना स्टीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, कंडक्टेंस ड्यू टू OH माइनस, और यहाँ पे कंडक्टेंस ड्यू टू H प्लस। यहाँ पे कंडक्टेंस क्यों है, किसकी वजह से, ड्यू टू H प्लस है, और यहाँ पे कंडक्टेंस ड्यू टू OH माइनस है। ठीक, तो ये सिंपल टाइट्रेशन हुआ। ठीक, बाकी तुम अपने आप कर लोगे, मैं जानता हूँ, समझदार हो तुम लोग, करोगे। एक मैं और करके दिखा देता हूँ जो पॉपुलरली बहुत बार पूछा जाता है कि AgNO3 एक्वस में HCl ऐड करना है, KCl ऐड करना है, चलो KCl कर देता है, KCl ऐड करना है। ठीक, KCl एक्वस ऐड कर रहा है, तो हमारे पास बीकर में क्या है, हमारे पास बीकर में जो है वो है AgNO3। ठीक, ध्यान से देखना जरा कि AgNO3 और KCl की रिएक्शन होगी तो KNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो कोई कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पहले कितने आयंस थे हमारे पास में, 2 आयंस थे, कौन कौन से, Ag प्लस और NO3 माइनस। और अब कौन से हैं, अब हमारे पास 2 आयंस हैं, कौन से, K प्लस और KNO3 माइनस। K प्लस और Ag प्लस की कंडक्टिविटी में ज़्यादा फर्क तुम महसूस नहीं कर पाओगे, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं आएगी, लेकिन जब ड्रॉ करेंगे तो लगभग स्ट्रेट हमें दिखाई देगी वो। तो अगर हम कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ KCl का ग्राफ बनाएं, इन ml ले लेते हैं, तो इनिशियल फेज में क्या होगा कि हमें कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम लगेगा, वो वेरी कर रहा होगा, लेकिन हम उसे जज नहीं कर पाएंगे, तो हम स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं। थोड़ी सी टिल्टेड होगी, उसकी हम चिंता नहीं करनी, बिल्कुल होगी, क्योंकि Ag प्लस और K प्लस की कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, लेकिन वी कैन नॉट मेजर एट दैट स्केल, तो हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं कि वो बिल्कुल नहीं हुआ। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ये कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ K प्लस आइंस और Cl माइनस आइंस बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ K प्लस आइंस और Cl माइनस आइंस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ K प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो पहले टाइट्रेशन से बढ़ नहीं रहे थे, अब वो लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे और हमेशा के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 2 पेज पढ़ाने में, मैंने 2 पेज लिखे हैं अभी, 2 पेज पढ़ाने में ऑलमोस्ट मेरे को 15 मिनट लग गए। अगर मैं सोचूं 18 पेज पढ़ाऊँ तो मल्टीप्लाई कर लेना अपनी गणित के हिसाब से कितना लेक्चर बनता है। 18 पेज का कितना हो जाएगा, 2 मिनट का 15, तो अगर मैं 10 पेज भी लिखता हूँ तो कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर तो केवल 12 पेज का बनेगा, और मैं 18 पढ़ाता हूँ। ठीक, तो वो 2.5 घंटे के लेक्चर हैं जो एक हैं लिखे हुए, जो 18 20 पेज पढ़ा देता हूँ मैं। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म मानते हैं। मैंने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बता दिए, समझ में आ गया। दोबारा कोई दिक्कत हो कमेंट करो, ज़रूर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए यार लोगों को बताते रहो बात कि हम लोग हैं,
एग्जिस्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, कलीग्स को, सबको बताओ, है ना। और हो सके तो अपने गांव जा रहे हो या गांव में कोई हो उसे बता दो, जिस जो कहीं नहीं पढ़ा रहा हो ट्यूशन, उसे बताओ, उसका बहुत भला होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मिलते हैं हम लोग।